हेलो बच्चों, आपको एक बार फिर से मेरा नमस्कार। मैं राजीव सैनी ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल से आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। कल बच्चों हमने बेसिक केमिस्ट्री की एक क्लास आपको देने का प्रयास किया, जिसमें हमने एसपीडीएफ के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने सीखे। इसके अतिरिक्त हमने आपको अपभव सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करता है एसपीडीएफ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में, यह हमने उस क्लास में आपको बताया। आज हम इस क्लास में आपको बताएंगे धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, यानी कि जो हमारे पॉजिटिव आयन होते हैं जिन्हें हम कैटायंस भी कहते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से किए जाते हैं। ये एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक एडवांस तरीका है और ये बेसिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसके अगर हिसाब से देखें तो इस क्लास को 11th और 12th दोनों क्लास के छात्र और छात्राएं यानी कि बच्चे इसको आसानी से देखें और लाभ उठा सकते हैं। तो आइए आज हम देखेंगे एसपीडीएफ में धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखे जाते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि धनायन किसे कहते हैं। धनायन यानी कि पॉजिटिव जो आयन होते हैं वो हम किसे कहते हैं। धनायन ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह जिन पर धनावेश उपस्थित होता है उन्हें हम धनायन कहते हैं। और धनायन बनते कैसे हैं? मान लीजिए ये कोई परमाणु हमारे पास X है, X का ये एक परमाणु है। इस X के एक परमाणु में से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दें, ये एक परमाणु है X का परमाणु, इस X के परमाणु में से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दें तो ये X पॉजिटिव यानी कि धन आयन में चेंज हो जाता है। ये X यहां पर अभी एक परमाणु के रूप में है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन का यहां से क्या किया, त्याग किया, तो तब ये एक धनायन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब यह होता है कि जब कोई परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में से इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के उपरांत वो धनायन का निर्माण करता है। और एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि जितने इलेक्ट्रॉन का वो त्याग करता है, कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो उतने ही धनायनों का निर्माण करता है बच्चों। अब जैसे X है, X ने एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर किया तो वो X पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाता है। यदि कोई आपका एक परमाणु दूसरा परमाणु आपका कोई परमाणु आपका Y है और उस Y ने दो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर किए, तो दो इलेक्ट्रॉन त्यागने के उपरांत बच्चों मैंने क्या कहा, जितने इलेक्ट्रॉन का कोई भी परमाणु त्याग करता है वो उतने ही पॉजिटिव आयन बनाता है। तो हम इसको लिखेंगे Y++, यानी कि ये दो बार ही पॉजिटिव आयन दर्शाएगा। या हम इस व्यवस्था को ऐसे भी लिख सकते हैं Y+2 या 2+, इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है, यानी कि इसमें दो बार पॉजिटिव आया। तो बच्चों हमने क्या सीखा अब तक? हमने ये सीखा कि जब कोई परमाणु अपने बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो वो धनायन का निर्माण करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के उपरांत ही परमाणु धनायनों में कन्वर्ट होता है और जितने इलेक्ट्रॉन का कोई परमाणु त्याग करता है उतने ही धनायनों में वो परिवर्तित हो जाता है। तो अब देखिए बच्चों, अभी तक हमने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने सीखे वो एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग किस प्रकार से सीखे। कल इससे पहली जो क्लास थी उसमें हमने आपको बताया, जैसे हम लिखते थे सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है बच्चों। 11 होता है तो हम इसको क्या लिख सकते थे? 1s2 2s2 2p6 3s1। ये सोडियम के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लेकिन यदि हमें कोई कहे कि Na+
सोडियम के ऊपर एक धनावेश आया, अब ये कहलाता है धनायन। तो Na+ का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो ये हम कैसे लिखें? तो कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं इसमें कि ये 11 दिया है, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन हम कम कर दें 10, और 10 का परमाणु क्रमांक 10 के हिसाब से इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दें। ये तरीका बिल्कुल नहीं करना है बच्चों, ये तरीका गलत है। इस तरीके से हमें धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखने हैं। तो आप कहेंगे कि सर फिर कैसे लिखेंगे? धनायनों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं वो कैसे लिखे जाएंगे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, धनायन का मतलब अभी समझाया मैंने आपको, सोडियम के परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। अब वो इलेक्ट्रॉन कहां से त्यागा जाता है बच्चों? मैंने आपको बताया, किसी भी परमाणु के सबसे बाहर वाला जो कोष होता है उस कोष को हम संयोजी कोष कहते हैं, और उस संयोजी कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इंग्लिश में इसको समझ सकते हैं हम ऐसे, जो सेल्स होते हैं जो सबसे बाहर वाले होते हैं उसको वैलेंस सेल कहते हैं, और उस वैलेंस सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही परमाणु से बाहर जाते हैं, याद रखना, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ही परमाणु से बाहर जाते हैं, यानी कि बाह्यतम जो कक्ष होता है उसमें से ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया जाता है बच्चों। तो देखिए, अगर हमें Na+ का लिखना हो तो हमें क्या करना है? हमें करना है 1s2 2s2 2p6 3s, ये सबसे बाहर का इसके अंदर कोष है, उपकोष है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना लिखा है बच्चों? 1। तो हमें क्या करना है? बाहर वाले कोष में से जितने पॉजिटिव आयन यहां लिखे हैं उतने इलेक्ट्रॉन कम कर देने हैं। तो यहां पॉजिटिव चार्ज कितना लगा हुआ है? 1 पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो इसलिए हम यहां से 1 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो ये आ जाएगा 3s0। 3s0 अगर आप लिखते हैं तो सही, अगर नहीं लिखते हैं तो इसको कोई लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6। तो Na+ जो सोडियम का जो धनावेशित कण होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 1s2 2s2 2p6 होगा बच्चों। तो आपने देखा किस प्रकार से हम जो है अपने धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे। अब चलिए, जैसे सेकंड नंबर हम लेते हैं कैल्शियम 2+, और कैल्शियम 2+, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 2 4 10 2 12 6 18 और 2 20। तो ये अभी हमने जो लिखा है वो कैल्शियम का लिखा है, हमें लिखना है कैल्शियम के आयन यानी कि कैल्शियम 2+ का। तो क्या करना होगा? सबसे बाहर वाले कोष में से 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस बार पॉजिटिव चार्ज 2 बार आया है तो इसलिए हम यहां बाहर वाले कक्ष में से इन 2 इलेक्ट्रॉनों को कम कर देंगे, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को यहां से कम कर देंगे। जब कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4s0। मैंने कहा कि 4s0 आपको लिखना है तो ठीक लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं तो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही होगा। अगर हमने इसको ऐसे ही लिख दिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है। तो इन दोनों एग्जांपल्स को देखिए कि हम धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए अगले एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं बच्चों। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल हमें दिया गया Sc++, स्कैनेडियम ट्रिपल+, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है और इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है बच्चों। तो अगर हम SPDF के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, कल मैंने आपको बताया था, तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। ये हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF के अकॉर्डिंग होता है। तो
तो बच्चों इस प्रकार से जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जाते हैं, ये मैंने आपको कल समझाया, ये ऑफबाउ सिद्धांत के अनुसार लिखे जाते हैं। कौन से सिद्धांत के अनुसार? ऑफबाउ सिद्धांत, ऑफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इसको लिखते हैं बच्चों। अब देखिए, हमने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा ऑफबाउ सिद्धांत के अनुसार। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। लेकिन क्या बच्चों हम इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को थोड़ा सा व्यवस्थित कर सकते हैं? हम इसको अरेंज कर सकते हैं, इसमें अरेंजमेंट ला सकते हैं। व्यवस्थित करना जिसको बोलते हैं, क्या वो कर सकते हैं? तो व्यवस्थित करने का तरीका क्या होता है? अगर हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करना हो बच्चों? व्यवस्थित। व्यवस्थित को इंग्लिश में मैंने आपको बताया, इसको बोलेंगे अरेंजमेंट। व्यवस्था करना, अरेंजमेंट करना। तो अरेंजमेंट करने के लिए क्या होता है कि आप देखिए 1s ये हमारा पहला ऊर्जा स्तर होता है, एनर्जी लेवल। कल समझाए थे, इससे पिछले वाली कक्षा में आपको समझाए थे। जो बच्चे इस वीडियो में हैं और पिछली क्लास नहीं देखी है, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो पहले इससे पिछले वाली कक्षा जरूर देख लें बच्चों। आपको ये वाली क्लास बिल्कुल समझ में आएगी। ये 2s और 2p दूसरे ऊर्जा स्तर के होते हैं। अब देखिए 3s 3p तीसरे ऊर्जा स्तर के हैं, और यहां बीच में हमारे पास आया चौथा ऊर्जा स्तर, फोर्थ एनर्जी लेवल, और फिर यहां पर आपका चला गया तीसरा ऊर्जा स्तर। तो आप देख रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, फिर तीसरा। हालांकि इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम ये बिल्कुल सही है। कल मैंने आपको बताया था 4s में इलेक्ट्रॉन पहले क्यों चला गया 3d से, क्योंकि 4s की एनर्जी जो होती है वो 3d से कम होती है, और इलेक्ट्रॉन जो है पहले वहां एंटर करता है जहां ऊर्जा कम होती है। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉन भरता है। यही हमें ऑफबाउ सिद्धांत के अनुसार बताया गया। तो यहां हम देख रहे हैं यह पहला ऊर्जा स्तर है, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा, यहां चौथा, फिर तीसरा। यदि हम इसको क्या कर दें बच्चों? व्यवस्थित कर दें, अरेंज कर दें। तो अरेंज करते समय हम क्या कर सकते हैं? देखिए 1s2 पहला ऊर्जा स्तर, 2s2 2p6 दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरे ऊर्जा स्तर में क्या होता है? 3s2 3p6 3s2 3p6। तो s होता है, तीसरे में p होता है, और तीसरे में कौन होता है? d होता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? इस 3d को इस तरफ व्यवस्थित कर लेंगे और 4s को उस तरफ व्यवस्थित कर लेंगे। एक बात का ध्यान जरूर रखना है बच्चों कि जब हम किसी उपकोष को व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्थित क्यों करना चाह रहे हैं हम? ताकि इनके ऊर्जा स्तर का जो साथी बिछड़ा हुआ है, उस साथी को भी इस तीसरे ऊर्जा स्तर के दोनों साथियों के समीप लाया जा सके। इसी का नाम व्यवस्था होता है। लेकिन एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि उस इलेक्ट्रॉन, उस उपकोष के पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। और एक बात का ध्यान रखें कि ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 3d में जा रहा है। यहां भी अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d में ही जाएगा, लेकिन हमने उसके सिर्फ क्रम को क्या किया है, उसके सीरियल को हमने क्या किया है? आपस में एक्सचेंज कर लिया है। तो याद रखें 3d के पास बताइए इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 का 1 ही रहेगा, और हम चौथे एनर्जी लेवल 4s को ले जाएंगे बाहर। लेकिन जैसा मैंने आपको बार बार बताया कि इससे सिर्फ हमने एनर्जी लेवल को अरेंज करने के लिए, पहला एनर्जी लेवल है, ये दोनों दूसरा हो गया, और ये तीनों तीसरा हो गया, और ये एनर्जी लेवल चौथा हो गया। हमने सिर्फ एनर्जी लेवल के जो उपकोष के कक्षक हैं उनको एक साथ लाने के लिए इस व्यवस्था को किया है। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चाहे ये भले ही हमने 3d को यहां पे रख लिया हो, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3d में जाएगा, और उससे पहले इलेक्ट्रॉन कहां आता है? 4s में। तो ये बात हमें याद रखनी बहुत जरूरी है। तो इसको बोलते हैं व्यवस्था। पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर और चौथा ऊर्जा स्तर, ये हमने व्यवस्थित कर दिया। अब यदि हमें अरेंजमेंट करने के उपरांत हमें Sc++ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों, बिल्कुल सही होगा। तो चलिए
हम क्या करेंगे, हमने इसको अरेंज कर लिया, ऊर्जा स्तरों में अरेंज कर लिया। अब अरेंज करने के बाद हम इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की तरफ ही कम करेंगे। इस बार कितने पॉजिटिव चार्ज लगे हैं, ध्यान से देखिए, कितने पॉजिटिव चार्ज लगे हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज लगे हैं। जब पॉजिटिव चार्ज 3 लगे हों तो इलेक्ट्रॉन कितने कम किए जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ही कम किए जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें यहां से कम होंगे, ये 0 हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहां से कम होगा, ये भी 0 हो गया। तो अब इस कैनेडियम जो Sc21 इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रिपल प्लस, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d0 4s0, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। चलिए, ये पहला एग्जांपल हमने लिया। अब दूसरा एग्जांपल हम इसको देखते हैं बच्चों। दूसरा एग्जांपल नंबर 2, दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं किसका, चलिए Cr++। ध्यान देने योग्य बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर के लिए भी। जो 12th क्लास के बच्चे हैं बिल्कुल आता है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ये बिल्कुल पूछा जाता है आपको। जो आयन में पढ़ा रहा हूं अभी, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे 3 नंबर में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपकी बेसिक केमिस्ट्री है, और 11th का जो सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें इस टॉपिक को भली भांति बताया गया है। चलिए, तो Cr++, क्रोमियम, याद रखना कि क्रोमियम कल बताया था मैंने, क्रोमियम हमारा एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए, क्या हो सकता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के उपरांत आता है बच्चों, क्या आएगा, 4s2, ये आना चाहिए था 4s2 3d4, लेकिन मैंने कल पिछली कक्षा में आपको बताया 3d4 अगर आ जाए तो d4 में क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ जाता है और 4s में इलेक्ट्रॉन घट जाता है। तो चूंकि एक्सेप्शन है, इसमें 4s1 3d5 होगा। ये आपको पिछली कक्षा में अच्छी प्रकार बताया जा चुका है। फिर कह रहा हूं, जिसने पिछली कक्षा नहीं देखी वो पूरी क्लास देख ले, उसके बाद इस क्लास पे आए तो बिल्कुल 100% उसके समझ में आएगा। चलिए, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, व्यवस्थित। क्या करेंगे, व्यवस्थित। चलिए, व्यवस्थित कर लेते हैं। तो व्यवस्थित करने का तरीका भी बताया मैंने आपको। पहला एनर्जी लेवल 1s2, दूसरा एनर्जी लेवल 2s2 2p6, इनको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तीसरा एनर्जी लेवल 3s2 3p6, और इनका एक साथी उधर की तरफ है, उसको हम इनकी ओर ले आएंगे 3d5, और ये हो जाएगा बाहर की तरफ 4s1। तो ये एनर्जी लेवल हमारा पहला हुआ, ये दोनों दूसरे हुए, और ये तीनों तीसरे हो गए, और ये हो गया 4th एनर्जी लेवल। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये एनर्जी लेवल किस प्रकार से अरेंज हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि हर जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको ये लिखने की जरूरत है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया गया। चलिए, अब हमने इसको अरेंज कर लिया। अब देखिए यहां कितने हमारे पास चार्ज लगे हुए हैं, 3 पॉजिटिव। और जब 3 पॉजिटिव होता है तो क्या तरीका बताया था मैंने कि बाहर वाले कक्ष से, बाहर वाले उपकोष के कक्ष से हम इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ कम करते हुए लाएंगे। तो बच्चों, हमें 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहां से करेंगे तो हुआ 4s0, और 2 इलेक्ट्रॉन हम यहां से कम करेंगे तो 5 में से 2 गए, कितने बचे, 3। तो अब देखिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3। 4s0 को यदि लिख देते हैं तो भी सही है, नहीं लिखते तो भी सही है। तो ये हमारा होगा Cr++ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें बिल्कुल आना चाहिए बच्चों। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो ये एक्सेप्शन होता है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्सेप्शन के हिसाब से लिखेंगे। एक्सेप्शन के हिसाब से लिखने के उपरांत हमने क्या किया, इसको व्यवस्थित कर लिया। पहला एनर्जी लेवल एक जगह, दूसरे के दोनों एक जगह, तीसरे के तीनों एक जगह। इलेक्ट्रॉनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा,
इलेक्ट्रॉन वही होंगे जो इलेक्ट्रॉन इसमें थे। अब चूंकि व्यवस्थित करने के बाद क्या किया गया, यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज लगे थे, तो बाहर की ओर से हम अंदर की तरफ को उतने ही इलेक्ट्रॉन घटाते हुए ले आते हैं। अब बच्चों, जो छात्र ऐसा कर रहे थे, जैसे मैंने शुरू में मना किया था कि 24 इसका इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक होता है क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 24 होता है। और ट्रिपल प्लस अगर यहाँ -3 कर दोगे तो 21 आ जाएगा। अगर 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 21 का लिखने के बाद देखिए क्या आया था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d0 ये आया था 3d0, ये SC ट्रिपल प्लस का आया था। जबकि अगर 21 का लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। देखिए यहाँ क्या आया 3d1 और हमारे पास क्या आ रहा है 3d3, बिल्कुल अलग है। वो भी 21 का है और ये भी 21 का है, 24 में से 3 गया 21। लेकिन वहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आया था लास्ट में 3d1 और यहाँ कितना है 3d3, बिल्कुल अलग है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना कि 24 में से 3 घटाया और 21 आ गया, 21 का फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफर हो सकता है। तो इसलिए इस प्रकार की सलाह हम नहीं देंगे, तो ऐसा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखने हैं। चलिए, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल उचित प्रकार से नोट कर लेंगे। अब जल्दी से हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगले एग्जाम्पल की ओर जल्दी से चलते हैं। चलिए देखिए बच्चों, अगला एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया Fe2+, बहुत आसान है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, तो हम लिखेंगे सीधा 1s2 2s2 2p6, क्या होगा बच्चों 3s2 3p6, 3p6 के बाद क्या आता है 4s2 3d6, ये आता है। लेकिन जब हम इसको क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं बच्चों, अरेंजमेंट कर लेते हैं। इसका अरेंजमेंट करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, 1s2 2s2 2p6, पहला एनर्जी लेवल एक जगह, दूसरे एक जगह, तीसरे के तीनों उपकोष एक जगह, इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं करना है। तो चलिए 3s2 3p6 और इसको ले आएंगे यहां इनके साथ 3d6 और ये चला जाएगा बाहर 4s2, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट। ये पहला, ये दोनों दूसरे, ये तीनों तीसरे और ये चौथा एनर्जी लेवल। अब बताओ कितने पॉजिटिव चार्ज लगे हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज लगे हैं। अब जब 2 पॉजिटिव चार्ज लगते हैं तो क्या बताया था, बाहर वाले में से उतने ही इलेक्ट्रॉन घटाते हुए बाहर से अंदर की तरफ को बढ़ना है। तो कितने घटाएंगे, 2 घटाएंगे, तो यहां हो जाएगा 4s0। 4s0 का आप लिख देंगे तो सही, नहीं लिख देंगे तो सही, बार बार कह रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6, 3p6 और 3d6, ये हमारा हो जाएगा Fe2+ का। तो 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। लेकिन यदि हम ये जो Fe2+ होता है इसको पढ़ते हैं बच्चों फेरस। अब इसी का एक दूसरा रूप भी होता है Fe3+, इसको पढ़ा जाता है फेरिक। तो फेरिक का लिखना हो तो क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6, फिर क्या था अरेंज करके 3d6 4s2, ये हमारा था अरेंज करने के बाद। लेकिन इस बार हम देख पा रहे हैं कि यहां हमें कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, ऊपर की तरफ 2 पॉजिटिव चार्ज थे। तो इस बार हमें यहां कितने इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, 3। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गया 0 हुआ और 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन हमें यहां कम करना पड़ेगा, तो होगा 3d5। तो देखिए डिफरेंस आपके सामने है, Fe2+ का आया था 3d6 4s0 और जबकि Fe3+ का आएगा 3d5 4s0। इस प्रकार से फेरिक और फेरस और फेरिक दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ जाते हैं। इनको देखिए, इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ एग्जांपल। सबसे पहले देखते हैं Cu1+।
Cu1+ को पढ़ते हैं बच्चों क्यूप्रस। क्यूप्रस तो एटॉमिक नंबर कितना होता है कॉपर का 29। तो क्यूप्रस, अब आपको पता है कि क्यूप्रस है कॉपर, तो अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 फिर 4s2 3d9 होना चाहिए था, लेकिन चूंकि एक्सेप्शन है तो क्या होगा बताइए 4s1 3d10। ये ऐसे होता है। अब इसको हम क्या कर लें, अरेंज कर लें। अरेंज करने के बाद क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अरेंज करेंगे तो 3d इनके साथ ले आएंगे 3d10। इलेक्ट्रॉन देखिए सेम है, 4s को वहां ले जाएंगे तो 4s के भी इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, कितने हो गए 4s1। ये हम ऐसा करते हैं जिससे हमारे एनर्जी लेवल एक जगह रह जाए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। चलिए इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज लगे हैं, इसमें एक ही पॉजिटिव चार्ज लगा है। एक ही पॉजिटिव चार्ज लगा है तो हमें बाहर की ओर से कितना इलेक्ट्रॉन कम करना है, केवल एक इलेक्ट्रॉन हम इसके अंदर कम कर लेते हैं, तो यहां हो जाता है 4s0। तो ये हो जाता है हमारा क्यूप्रस का। अब देखिए इसी का ही दूसरा रूप क्या होता है बच्चों, क्यूप्रिक। क्यूप्रिक क्या होता है Cu2+29। तो अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद क्या आया था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 ये था। लेकिन इस बार बच्चों क्या परिवर्तन है, इस बार ये Cu2+ होता है, इसको पढ़ते हैं क्यूप्रिक। क्यूप्रिक, ये क्यूप्रिक है। तो क्या परिवर्तन आया, इस बार पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 2 हैं। तो 2 पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम किया, हो गया 4s0। अब 3d10 है तो एक इलेक्ट्रॉन हमें यहां से कम करना पड़ेगा, होगा 3d9। तो देखिए क्यूप्रस का आपके सामने है 3d10 4s0, जब क्यूप्रस का, और क्यूप्रिक का आपके सामने है 3d9 4s0। ये अंतर होता है, इसका 3d9 4s0 होगा जबकि क्यूप्रस का 3d10 4s0 होता है। तो ये एक्सेप्शन कॉपर के आयन और इसके अतिरिक्त आपके क्रोमियम के जो आयन जो थे उसका मैंने आपको बताया, ये हमारे होते हैं एक्सेप्शंस। इनके मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया, बार बार बता रहा हूं, चाहे वो 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, 12th क्लास के बच्चों के लिए भी बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर प्राप्त करने का ये सुनहरा अवसर है। जो इन दोनों क्लास को देख लेगा वो 3 नंबर 100% गेन करेगा इन 2 क्लास को देखने के उपरांत। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया ये बेसिक केमिस्ट्री क्लास है, दोनों कक्षाओं के लिए बहुत खास है। अब देखिए दोस्तों, यदि हमें लिखना हो जिंक का, जिंक Zn2+, एटॉमिक नंबर होता है 30, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। चलिए अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करके क्या आया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 क्या आएगा 3d10 और बाहर क्या गया 4s2। पहला ऊर्जा स्तर, ये दोनों दूसरा और ये तीनों तीसरा और ये चौथा। तो करना किसका था Zn2+ का। पहले क्या करना है Zn का लिखना है, और Zn का लिख करके जो अरेंज करके फिर जो आए उसमें से हमें बाहर की तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। ऐसा तरीका अगर धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में अपनाया जाएगा तो मैं आपको बिल्कुल 100% गारंटी देता हूं कि आपका 100% 100% बिल्कुल सही होगा, कोई गलती नहीं होने के चांस रहेंगे। तो देखिए Zn2+ है तो सीधा सीधा यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों कम क्या कर दें, कम कर दें। तो सीधा हमारा क्या आया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s0। 4s0 अगर आपने 4s को 0 लिख दिया तो भी बढ़िया है, और 4s वहां से हटा दिया केवल 3d10 तक गए तो भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें
नहीं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि कोई भी धनायन आपके सामने हो, आपको मैंने कई एग्जांपल्स के द्वारा इसमें समझा दिया, एक्सेप्शन भी आपको बता दिए, तो आपको इसमें बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ऐसी मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों, छोटा सा तरीका मैं बताता हूं इसमें, और छोटा सा इसको हम और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे अभी हम लिख रहे थे, सपोज एससी स्कैनेडियम एटॉमिक नंबर 21, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, या हम इसको अरेंज कर रहे थे। अरेंजमेंट करने के उपरांत, अरेंजमेंट व्यवस्थित करने के उपरांत क्या आया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 के बाद क्या आया 3d1 और 4s2। इस प्रकार से हम इसको क्या कर रहे थे, अरेंज कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम अरेंज कर रहे थे। अब देखिए हमें बार बार ये लाइनें बार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये बार बार हमें रिपीट करना पड़ता है। अगर हम कोई ऐसा तरीका अपनाएं कि हमें बार बार ये लंबी जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसको हमें थोड़ा शॉर्ट लिखना हो, जल्दी में लिखना हो, समय हमारा बचे और हमारे मार्क्स उस पे सेम टू सेम आ जाए, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है बच्चों। तो देखिए मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से करेंगे। आवर्त सारणी के अंदर समूह 18 ग्रुप नंबर 18 जिनको हम बोलते हैं समूह 18, तो समूह 18 के जो तत्व हैं, पी ब्लॉक के तत्वों में पढ़े जाते हैं ये समूह 18 के जो तत्व हैं, आवर्त सारणी के अंदर केवल यही तत्व स्थायी माने जाते हैं। और ये तत्व कौन कौन से हैं बच्चों, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये वो एलिमेंट्स होते हैं। ये एलिमेंट्स हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। इनमें से जो हीलियम है इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियोन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36 होता है 36, जिनॉन का 54 होता है और रेडॉन का 86 होता है। ये इनके एटॉमिक नंबर होते हैं, परमाणु क्रमांक होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि समूह 18 में जो तत्व रखे गए हैं ये तत्व अपना एक स्थायी अभिविन्यास रखते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में अगर कोई तत्व स्थायी विन्यास रखते हैं तो वो हमारे समूह 18 के तत्व हैं, जिनको हम उत्कृष्ट गैसें, दुर्लभ गैसें, शून्य वर्ग के तत्व, समूह 18 के तत्व, बहुत सारे नामों से इनको हम जानते हैं। तो याद रखें बच्चों, यही तत्व हैं जो स्थायी अभिविन्यास रखते हैं, जो हीलियम को छोड़कर के सभी के बाह्यतम कक्ष में इनका अष्टक पूरा होता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये सब स्थायी हैं, ये सब क्या है, स्थायी। तो जो स्थायी होता है, दूसरे एलिमेंट भी आवर्त सारणी के जो दूसरे एलिमेंट हैं वो भी इनके जैसा स्थायी बनना चाहते हैं और वो इनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, जब ये आपके स्थायी हैं तो हम क्या करें, देखिए इस प्रकार को हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट लिखने के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहां तक देखते हैं, देखिए हमारे पास जो डी ब्लॉक की 3D श्रेणी होती है, 3D श्रेणी के जो तत्व हैं वो हैं स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 21 से लेकर के 30 तक होता है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो 3D श्रेणी जो होती है डी ब्लॉक की जो 3D श्रेणी होती है उनका परमाणु क्रमांक कहां से कहां तक होता है, 21 से 30 तक होता है। तो इस श्रेणी के अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हो
तो जैसे मैंने बताया ये सब के सब, जैसे एसएससी का लिखना चाहते थे तो वो 3D श्रेणी का तत्व है, डी ब्लॉक की 3D सीरीज का तत्व है। तो हम देखेंगे कि 21 से 30 जो ये परमाणु क्रमांकों की सीरीज है, ये इस परमाणु क्रमांक की जो सीरीज हमने यहां लिखी समूह 18 के, इसमें से किस सीरीज के आसपास ये सीरीज बैठेगी 21 से 30। तो पहला परमाणु क्रमांक क्या हुआ 2, तो 2 तो बहुत पीछे हो गया 21 से। चलिए आगे बढ़ो, फिर क्या परमाणु क्रमांक आया 10, 10 भी 21 से पीछे है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला परमाणु क्रमांक हमारा क्या आया बच्चों 18, हाँ 18 21 के कहीं आसपास है। अब आप कह सकते हो सर हम आगे भी बढ़ सकते हैं, हाँ देख सकते हैं। अगला परमाणु क्रमांक हमारा कितना आता है 36, लेकिन यहां लास्ट परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों 30, तो वो बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसलिए हम ज्यादा वाले को यूज नहीं करेंगे। इसके आसपास अगर कोई बैठता है तो कौन बैठता है, आर्गन बैठता है, Ar। तो देखिए हम इस परमाणु क्रमांक सीरीज के लिए किसका यूज करें, आर्गन का यूज करें। तो कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूं, किस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे। देखिए देखो अब देखिए आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, आर्गन का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना है 18, ये यहां 18। तो हम यहां इस अरेंजमेंट में चेक करें कि 18 तक का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहां तक बैठेगा। तो ये हुआ 2 4 6 10 2 12 और 6 18, यहां तक हमारा क्या हो जाता है इतना, ये 18 हो जाता है, ये 18 हो जाता है। अगर हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इतनी ज्यादा क्वांटिटी में इनको ना लिखें और केवल यहां हम लिख दें इन सब के स्थान पर आर्गन, और इस आर्गन को एक बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, तो ये 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ माना जाएगा। क्या बताया मैंने, अगर हमने एक बड़े ब्रैकेट में आर्गन लिख दिया है तो आर्गन लिखते हैं, क्योंकि आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है 18, तो फिर हमें 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आर्गन लिख दिया मैंने। अब आर्गन के बाद बताइए क्या बचता है 3d और क्या बचता है 4s, तो 3d1 4s2। तो इतना बड़ा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर नहीं लिखते और हमने केवल लिख दिया, किसके लिए लिखा Sc21, स्कैनेडियम 21 के लिए हमने लिखा आर्गन 3d1 4s2, तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। चलिए मैं अभी 2-3 एग्जांपल आपको समझाऊंगा, आपकी समझ में पक्का आ जाएगा। चलिए इसके बाद सपोज हम लिखना चाहते हैं किसका Mn मैग्नीज 25। मैंने कहा ये 21 से 30 वाले जो परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं उस सीरीज के लिए हम ये आर्गन का प्रयोग करेंगे बच्चों, जिसको हम डी ब्लॉक की प्रथम श्रेणी या हम इसको 3D श्रेणी कहते हैं, उसके लिए ये आर्गन का यूज हमें करना है। तो मैग्नीज 25, अब मैग्नीज का हमें कितना लिखना है 25 लिखना। देखिए कितना आसान हो जाएगा 25। तो हम क्या करें 1s2 2s2 इसको नहीं करेंगे, हम सीधा लिख देंगे आर्गन। आर्गन का मतलब 25 में से कितने तक के लिखे गए 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया बच्चों। अब आर्गन के बाद दो चीजें बचती हैं, क्या बचती है 3d और 4s। अब आपको पता है, ध्यान दीजिए कि इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाता है 3d में जाता है पहले या 4s में जाता है। आपको मैंने कई बार समझाया कि भाई इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन 4s में पहले जाता है, क्योंकि 4s की एनर्जी कम है किसके अकॉर्डिंग 3d के अकॉर्डिंग। तो 18 के बाद इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा पहले 4s में और लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में। तो 18 तक कहां हो गया, 18 के बाद 4s में कितने भर दें 2, तो 18 और 2 यहां चले कितने हो गए 20। कितने बचे, हमें कितने करने थे 25, जो बचे हम यहां लिख देंगे। तो क्या हुआ आर्गन 3d5 4s2। करना क्या है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है 21 से 30 वाली सीरीज में, तो हमें क्या करना है आर्गन लगाइए 3d लगाइए 4s लगाइए, उसके बाद आर्गन का मतलब 18 होगा
4s में इलेक्ट्रॉन डालिए और बचे हुए इलेक्ट्रॉन 3d में एंटर कर दीजिए। आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन करके तैयार हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं जल्दी से। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, चलिए किसकी बात कर रहे हैं, चलो कोबाल्ट 27, इसका हमें लिखना है। तो क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक बड़े ब्रैकेट में आर्गन डाल देना है। आर्गन लिखते ही कितने तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया, 18 तक का लिखा गया। इसके बाद हमें क्या करना है, 3d 4s, तो 18 तो यहां डाल देंगे 20, तो 18 2 20 करने कितने हैं 27, तो कितने बचे 7, वो यहां देखिए कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया, कोबाल्ट 27 का आर्गन 3d7 4s2, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने आसान और कितना समय हमारा बचता है, हमें 1s2 2s2 2p6 ये करने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। 21 से 30 वाली सीरीज में जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर के लिए भी, यानी कि 12वीं क्लास के लिए भी और 11वीं क्लास के लिए भी, बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि इसको जरूर आप पढ़ें। तो देखिए अब आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल ले लेते हैं। वो जो एक्सेप्शन हम कर रहे थे उनके एग्जांपल हम ले लेते हैं। 21 से 30 तक, 21 से 30 तक के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इसी रूप में लिख सकते हैं। देखिए आपको किसी ने कहा कि भाई आप लिखो Cr24 क्रोमियम 24, तो आपको पता होना चाहिए आर्गन, ये हो गया आर्गन लिख दिया। तो बच्चों ये कितना तक का लिखा गया, 18 तक का लिखा गया। यहाँ क्या आएगा 3d और यहाँ क्या आएगा 4s। होना क्या चाहिए, 18 2 20 और 4 24 ये होना चाहिए। लेकिन आपको पता है, बिल्कुल आपको याद रखना होगा कि जो क्रोमियम होता है वो एक एक्सेप्शन है। तो मैंने कहा था 3d4 अगर आ जाए तो 3d4 अगर आए, d4 और d9 आए, तो उसमें याद रखना है d4 को d5 करना है और d9 को d10 करना है। ये बात मैं पिछली कक्षा में आपको बता चुका, इसलिए यहाँ एक्सेप्शन के हिसाब से हम इसको कर देंगे 4s1 और यहाँ कर देंगे 3d5, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो हमें ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, आर्गन 3d5 4s1 आराम से। चलिए अब हम लिखते हैं, किसका लिखें, चलिए निकिल का लिख दें क्या, चलिए निकिल का लिखते हैं 28। तो यह क्या होगा, आर्गन का मतलब 18 3d 4s, तो निकिल कोई अपवाद नहीं होता है, तो सीधा करेंगे आर्गन 18 2 20 और 8 28, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कितना आसान है बच्चों, बहुत आसान। इस विधि से स्मार्ट बच्चे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जो स्मार्ट होते हैं क्योंकि पता है पेपर 3 घंटे का आएगा और 3 घंटे में वो बच्चा 90 प्लस मार्क्स लाने का प्रयास कर सकता है जो समय का ध्यान रख करके पेपर को सॉल्व करेगा। और समय का ध्यान अगर आपको रखना है तो उसके लिए हमें टेक्निक्स सीखनी होंगी। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए लास्ट एग्जांपल हमें कहा गया Cu2 प्लस 29, तो सीधा लिखें आर्गन ये लिख दिया, फिर आया 3d, फिर आया 4s, 18 यहां चले गए, 2 20 और 9 29 होने थे, लेकिन d9 आया, d4 और d9 दिमाग में बैठा लीजिए, d4 आया तो d5 करना है, d9 आया तो d10 करना है। ये बात जो बच्चे ध्यान रखेंगे वो बढ़िया मार्क्स प्राप्त करने वाले हैं। तो d9 आया तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना, एक यहां से हटा दो और एक यहां बढ़ा दो, तो क्या आया हाँ Cu2 प्लस नहीं Cu का, तो Cu का क्या आया 3d10 4s1 ये आया। और अगर हमें इसी का ही चलिए Cu2 प्लस करना हो तो वही तरीका है जो बताया था, 2 प्लस अगर आया तो फिर हम पहले कॉपर का लिख लें और कॉपर का लिखने के बाद फिर हम क्या करें, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन घटा दें, तो 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे, एक यहां से घटा, एक यहां से चला गया, तो क्या आया 3d9 4s0। आप कहोगे सर यहां भी 3d9 आ गया तो इसको 3d10 करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 4s में इलेक्ट्रॉन 0 है। किसको d9 को d10 कब करना है, जब s में इलेक्ट्रॉन लिखे हों, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है 0 है, तो कैसे जाएगा इधर, मतलब ही नहीं। तो इस कंडीशन में 3d9 का 3d9 ही रहेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर हमें लिखना हो Fe2 प्लस, चलिए Fe3 प्लस लिखना है जल्दी से, 26 आर्गन 3d 4s कितने हुए 18 2 20 और 6 26, ठीक है, आर्गन 18 हो गया, 2 20 और 6 26 का तो हो गया, लेकिन कितने चार्ज लगे हैं 3
3 प्लस चार्ज लगे हैं बच्चों, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे 4s 0 हो गया, और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन घटाया तो 3d 5 होगा। तो कितनी जल्दी हो जाता है Fe3+ का आर्गन 3d5 4s 0। तो इस प्रकार से हम किसी भी आयन का या किसी भी इलेक्ट्रॉन जो हमारा परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp-df के अकॉर्डिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको आर्गन वाली विधि बताई है, इसको आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आप मेरी क्लास के साथ बने रहिए, और इसी प्रकार से आनंद देने वाली, आपको सुकून देने वाली, आपको अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी क्लासेस मैं देने का प्रयास कर रहा हूं, चाहे हमारे 11th के बच्चे हों, चाहे हमारे 12th के बच्चे हों। इस बार अगर आपने पूरा इस क्लास को फॉलो किया तो इस बार 11th और 12th दोनों क्लास के बच्चों की देखिए परफॉर्मेंस में आपकी कितनी वृद्धि होने वाली है बच्चों। तो आप अपना ध्यान रखिए, इन वीडियोस को आप पूरी देखिए, शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरी क्लास को आप चेक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजीव सैनी ज्ञान गुरु जो YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स किया करें, और बच्चों अपने दोस्तों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, टाटा, गुड बाय, बाय बच्चों, धन्यवाद।